सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पिरिचुअल सक्सेसर टू शेख बायजीद वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो शेख बायजीद जो थे वो एक पर्शियन सूफ़ी संत थे नॉर्थ सेंट्रल ईरान से। और तो उनके जो भी सक्सेसर होते थे, स्पिरिचुअल सक्सेसर, उनको कई जगह पे कहा जाता था, कुछ कुछ नाम कहा जाता था, राइट। तो कौन सा सही मैच नहीं है? इश्किया, सेंट्रल एशिया एंड ईरान, राइट। इश्किया, सेंट्रल एशिया एंड ईरान, बिस्तामिया, तुर्की, शतारिया, इंडिया, और नुरबक्शिया, इजिप्ट। तो इसमें जो गलत है, जो सही मैच्ड नहीं है, वो आपका डी है, राइट। जो नुरबक्शिया होते हैं, नुरबक्शिया आपके ईरान में देखने को मिलते हैं, राइट, ना कि इजिप्ट में। ठीक, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मिड 14th सेंचुरी witnessed the independence of Babur and Bengal and the establishment of Vijayanagar Empire and Bahmani Sultanate in Peninsula. In the closing years of his reign, Muhammad bin Tughlaq went soft towards the regional powers and allowed them to exercise more autonomy. Right. तो ज़रा हम मैप के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एमबीडी के टाइम तक आते आते आखिर भारत का मैप कैसा हुआ करता था, राइट। तो ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। और इस इंडिया के मैप में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1351, मतलब 1351 नहीं कह सकते, 1346 के आसपास, 46 से 46 तक तुगलक एम्पायर का मैप कैसा था, राइट, या दिल्ली सल्तनत का ऑल टुगेदर की बात करें तो कहने को तो दिल्ली सल्तनत का जो मैप था वो कुछ ऐसा हुआ करता था। ऐसा हुआ करता था, ये कुछ उसकी बाउंड्री हुआ करती थी, राइट। ये तब हुआ करता था जब एमबीटी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया था। लेकिन फिर क्या होता है, बाय particularly after 1336 यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से फिर जो है चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे ये जो एरिया रहता है,
ये वाला जो एरिया रहता है ये आपका फिर विजयनगर एम्पायर बन जाता है, राइट। ये आपका विजयनगर एम्पायर बन जाता है। इससे थोड़ा ऊपर रहता है, तो इससे थोड़ा ऊपर आपका जो चला जाता है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया बेसिकली रहता है ये आपका बहमनी सल्तनत बन जाता है 1346 में। फिर ये वाला जो एरिया रहता है आपका, ये आपका बंगाल का एरिया जो रहता है ये भी 1330 के आसपास तक का हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1346 तक आते आते दिल्ली सल्तनत का जो एमबीटी के टाइम का मैप रहता है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पहले जो हमारा मैप हुआ करता था ये हुआ करता था, राइट। पहले जो मैप हुआ करता था वो ये था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बदलते गया। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये वाला जो एरिया है ये विजयनगर एम्पायर बन गया। फिर उसके बाद ऊपर बहमनी सल्तनत आ गई। ये बहमनी सल्तनत आ गई। ये बंगाल आ गया। तो ये सब आने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे आपके जो हैं यहाँ पे जो आपके हैं रिलैक्स दे दिया था, रिलैक्सेशन काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था एमबीटी ने, ठीक है। और फिर 1351 में आपको पता ही है कि उसकी डेथ हो गई थी एमबीटी की। तो जब फ़िरोज़ तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है तो वर्चुअली जो उसके पास एरिया रहता है वो इतना रहता है, राइट। ये रहता है एरिया। और उसके बाद उसका कोई ख़ास, क्योंकि बंगाल में भी उसका कोई इस तरह से कब्ज़ा नहीं रहता, ले दे के उसके पास इतना नॉर्थ इंडिया का ये पोर्शन रहता है और थोड़ा बहुत विंध्यन के आसपास का एरिया रहता है। गुजरात भी जो है उसके टाइम पे आते आते काफ़ी हद तक गुजरात भी स्वतंत्र हो जाता है, राइट। गुजरात जो है आपका ये आपका फिरोज़ तुगलक के टाइम पे आके स्वतंत्र हो जाता है। ये आपका मान सकते हैं आप 1378 के आसपास, ठीक। तो ये पूरा सिचुएशन बनता है। तो इस वजह से अब ले दे के जो एरिया रह जाते हैं दिल्ली सल्तनत के वो आपके तैमूर के हमले से ठीक पहले के वो आपके कुछ ये रह जाते हैं, ठीक है। 1398 तक स्थिति ये हो जाती है।
और ये चीज़ जो है 1398 के बाद क्या होता है कि फिर काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें बदलने लगती हैं। और यहाँ जौनपुर में एक और नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम शर्की डायनेस्टी रहता है। यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको सेपरेट कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं समझ सकें। ये आपका यहाँ पे शर्की डायनेस्टी आ गई यहाँ तक। ये पूरा यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पूरा कन्नौज तक ये अपना एरिया डेवलप करता है। बंगाल बिहार तक ये पूरा एरिया रहता है। तो ये जो है आपका और फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी एरियाज़ स्वतंत्र होने लगते हैं। वो जैसे आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो है उड़ीसा का एक अलग से किंगडम बनने लगता है। तो इस तरह से ये एरिया भी एक तरह से स्वतंत्र हो जाता है और राजपूताना भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आते आते ये भी आपका आज़ाद हो जाता है। तो अब ले दे के जो रहता है दिल्ली के आसपास का एरिया जो रहता है वो सैयद्स के टाइम पे आके कुछ ऐसा हो जाता है। ये आप 1414 तक आप मान के चलिए, क्योंकि इधर और इधर तो तैमूर ने हमला कर ही दिया था आपका। इधर तैमूर ने आपका हमला तो कर ही दिया था। तो तैमूर के हमले के बाद से ये एरिया भी आपके दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल जाता है। और यहाँ पे आपका जो तैमूर का हमला होता है वो एरिया यहाँ पे आता है यहाँ तक। और फिर दिल्ली सल्तनत का जो मेन जो पोर्शन रहता है वो सिर्फ इतना रह जाता है। ठीक है, ये 1414 की स्थिति हो गई। फिर 1414 की बाद जो स्थिति बदलती है यही स्थिति रहती है। ये स्थिति आपकी रहती है 1451 तक। ठीक, फिर 1451 से स्थिति बदलना शुरू होती है और यहाँ पे जो शर्की डायनेस्टी रहती है इसका खात्मा हो जाता है और दिल्ली सल्तनत वापस से इतनी बड़ी हो जाती है और ये पूरा एरिया यहाँ तक का कब्ज़े में ले लेता है। कुछ राजपूताने पे भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो 1551 तक स्थिति हमें क्या देखने को मिलती है, कुछ ऐसी ही देखने को मिल जाती थी दिल्ली सल्तनत की। राइट, ये आपकी 1556 की स्थिति है, 1526 की, सॉरी।
और फिर उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है, राइट। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होगी। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपकी जितनी भी इस फेजेस ऑफ टाइम था और मैप के थ्रू इसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा, राइट। तो अब वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट। तो हम वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये कह रहा है, लेट मी जूम इन, ओके। So the question is basically saying कि by mid 14th century witnessed the independence of Babar and Bengal and the establishment of Vijayanagar Empire and the Bahmani Sultanate of the Indian Peninsula. In the closing years of his reign, MBT went soft towards regional power and allowed them to exercise. तो इसका जो आंसर हमारा निकल के आता है 42 का ए है, यानी कि बोथ assertion and reasoning are correct and R is the correct explanation of ए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो मौलाना कबीर हैज़ बीन सुल्तान्स ट्यूटर बट हैड गॉन अवे टू हेरात टू सीक नॉलेज। द सुल्तान रिकॉल्ड हिम एंड मेड हिम शेखुल इस्लाम, राइट। तो आइडेंटिफाई दिस सुल्तान हु हैज़ ऑनर्ड दिस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो शेखुल इस्लाम की जो खिताब है, राइट, जो शेखुल इस्लाम का खिताब है ये किस सुल्तान ऑफ कश्मीर ने दिया है? मौलाना कबीर को। और मौलाना कबीर किसका ट्यूटर था, किस सुल्तान का ट्यूटर था? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान अली शाह या जैनुल आबदीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है डी है, जैनुल आबदीन। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं तो चलिए यहीं पे बता देते हैं। तो जैनुल आबदीन नाम है इसका, जैनुल आबदीन। इसका जो रूल हमें देखने को मिलता है, ये वैसे 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर माना जाता है और ये 1420 से 1470 तक 50 साल रूल करता है, राइट। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर अकबर, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसीज, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट रहता है बंदा और हिंदुओं को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रमोट भी करता है। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, तो इसे ये एक अच्छा रूलर माना जाता है। इसके जो सब्जेक्ट्स थे, इसके सब्जेक्ट इसे बुदशाह कहते थे, बुदशाह, ठीक है। तो ये कुछ जैनुल आबदीन के बारे में था। तो जैनुल आबदीन का जो टीचर था, जो इसका उस्ताद था, उसका नाम था मौलाना कबीर और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हेरात गया था, जो कि उस वक्त एक लर्निंग का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। वहाँ से वापस आने पे जैनुल आबिदीन ने इसे अपना शेखुल इस्लाम बनाया था। अब बात करें अगर सुल्तान सिकंदर की, तो सुल्तान सिकंदर बेसिकली जो था, ये जैनुल आबदीन का फादर था और ये बिल्कुल अपोजिट था जैनुल आबदीन के, राइट। इसे बुत शिकन भी कहा जाता है। इसने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा है और कई सारे
रिलीजियस कन्वर्जन कराए थे इसने। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सिख रूलर माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस व्यक्ति के बारे में था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब 44 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। राइट, तो गुइलैम एडम advocates an alliance between Latin Christians and Ilkhanid Persia based on his assumption that Mamluk Egypt would be common enemy for both. राइट, इसका रीज़न ये कह रहा है कि द विजन एंड प्लान ऑफ ए नेवल ब्लॉकेट the vision and plan of naval blockade to cut off Indian commerce with Egypt via Red Sea was a novel idea but could never be put to practice. However, it was nearly realized almost 2 centuries later by Portuguese. Right? तो था क्या कि जो आपका अगेन इसके लिए तो वर्ड का मैप मेरे पास नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको हैंड मेड वर्ड मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। राइट, और ये इंडिया है। राइट, तो ये बेसिकली जो इस रीजन की ये बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पर्शिया में इल्खानिद सल्तनत हुआ करती थी और यहाँ पे ग्रीस इटली के लोग हुआ करते थे। ठीक है, इन दोनों में एक पैक्ट साइन हुआ था, मिलिट्री पैक्ट, और ये यहाँ के जो मामलुक सुल्तान हुआ करते थे जो इस एरिया पे कब्ज़ा किए थे, इसके खिलाफ ये किया था ताकि इसके थ्रू एक्सेस मिल सके इंडियन ओशन का। राइट, तो वही चीज़ बता रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या सही है क्या गलत, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। राइट, तो क्वेश्चन को अगेन हम पढ़ लेते हैं कि गुलाम एडम advocates an alliance between Latin Christians and Ilkhanate Persia based on his assumption that Mamluk Egypt would be the common enemy for both. और the vision and plan of a naval blockade to cut off Indian commerce with Egypt via Red Sea was a novel idea but could never be put to practices. However, it was nearly realized almost 2 centuries later by Portuguese. तो इसका जो आंसर है हमारा 44 का ये ए है, यानी कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एम्परर अर्ज्ड to the local and other officials not to injure the traveler and merchant and not lay their hand on the property of the merchant if any one of them should die by the accident and without heirs. Also official were to purchase goods from merchants only at the market prices. तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में कह रहा है, तो देखते हैं। शेर शाह, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो
बेसिकली ये स्टेटमेंट आपकी बात यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात हो रही है उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। शेरशाह सूरी। शेरशाह बेसिकली इसका जो जन्म होता है वो 1472 में माना जाता है और ये बिहार के सासाराम में इसका बर्थ होता है। सासाराम में, राइट। इसके फादर का नाम हसन खान रहता है और बेसिकली ये पश्तून रहता है, राइट, पठान रहता है, पठान या अफ़गान जिसे आप जो कह लें। तो बेसिकली ये अफ़गान रहता है, ठीक है। और इसके जो दादा रहते हैं उनका नाम रहता है इब्राहिम खान सूरी। इब्राहिम खान सूरी। और ये बहलोल लोदी के टाइम पे उसके इनविटेशन पे आते हैं इंडिया। बहलोल लोदी के टाइम पे इंडिया आते हैं, जो कि उस समय का अफ़गान रूलर रहता है, ठीक। तो अब शेर शाह जो रहता है, बेसिकली शेर शाह काफ़ी योग्य रहता है और ये इसके जो फादर रहते हैं इसके प्रति अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते और इनके सौतेले भाइयों को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि फैमिली मैटर रहता है। हसन खान को अपनी थर्ड वाइफ से ज़्यादा वो लगाव रहता है तो उनके बेटों को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ये बहुत ही कम उम्र में सासाराम को छोड़ के जौनपुर आ जाते हैं। जौनपुर जो रहता है उस समय, जौनपुर उस समय सुल्तान जो रहता है, सुल्तान का एक वो रहता है, उसका नाम रहता है जौनपुर का जो व्यक्ति रहता है जमाल खान। जमाल खान, तो ये गवर्नर रहता है जौनपुर का, सुल्तान का, लोधी सुल्तान का। तो उस वक्त जो रहता है जमाल खान वो करता है, वो इसके एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है और वहाँ पे इसे एक मस्जिद का मौलाना बना देता है, ठीक है। फिर टाइम बीतते जाता है और टाइम होते होते एक टाइम आता है कि ये 1525 के आसपास, 1525-26 के आसपास इसे अपनी जागीर जो है, फादर की जो जागीर है वो फिर से मिल जाती है बेस्ड ऑन हिज मतलब बेस्ड ऑन हिज कैपेबिलिटीज़, राइट। लेकिन होता क्या है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है और यहाँ पे लोधी सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी ख़त्म होने और बाबर के आ जाने से सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है। बाबर जब आता है 1526 में, तो ये पूरी तरह से सिचुएशन यहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देता है और उस वक्त का जो इंडियन पॉलिटिकल सेटअप रहता है, अब मुगल्स एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी होते हैं और उनसे अब शेरशाह को या शेर खान को डील करना रहता है। बाय द वे शेरशाह इसका वास्तविक नाम रहता नहीं है, इसका असली नाम फरीद खान रहता है, ठीक है। वो तो 1532 के आसपास ये टाइम रहता है कि ये बिहार के सुल्तान बहार खान नुहानी के टाइम पे इसने एक शेर को मार दिया था। तो एक लॉयन को मारा था एक्चुअली में, राइट। तो तब उसे तब उसे शेर खान का खिताब मिला था, ठीक है।
शेर खान का खिताब मिला था शेर को मारने पे। तो यहाँ से अब ये व्यक्ति फरीद खान शेर खान कहलाने लगा, ठीक है। और शेर खान अब क्या हो गया कि 1532 तक ये बाहर, लेकिन उसके बाद से 1530 या 34 तक ये पूरे बिहार का एक तरह से ताकतवर आदमी हो गया। और अब ये सीधे सीधे हुमायूं से लड़ना चाहता था और हुमायूं से ये लड़ा भी। और इसने 1500 पहले 39 में, फिर 1540 में, 1539 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। और 40 में कन्नौज में। तो यहाँ पे जो इन दोनों जगह पे जो युद्ध हुआ था, इसकी वजह से हुमायूं को बाहर खदेड़ दिया गया था। और ये वापस से इसने वापस से सेकंड अफगान डायनेस्टी को रूल किया था। रूल क्या एक तरह से इसने इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो इसका जो रूल हमें देखने को मिलता है 1540 से लेकर 1545 तक, इस टाइम पे इसने जो अगेन हम वापस से मैप में आते हैं तो मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या थी। 1526 तक का तो मैंने मैप बता दिया था। 1526 के बाद से जो मैप में बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब ज़रा इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब जो है चीज़ें थोड़ी सी बदलने लगी है। हालांकि जो फॉर्मरली बहमनी एम्पायर हुआ करता था वो तो अब रहा नहीं। तो विजयनगर एम्पायर अभी भी जैसा रह रहा है वैसा ही पूरे साउथ इंडिया पे रूल कर रहा है, ठीक है। ये अभी भी यहाँ पे है। और इस टाइम पे कृष्णदेवराय का रूल था बाबर के आने के टाइम पे, ठीक है, 1526 के आसपास। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जब मुगल्स आते हैं इंडिया में 1526 में, तो वो क्या करते हैं, अब बाबर आया है। बाबर जो आया है वो यहाँ से आया है, कहाँ से आया है, यहाँ से। बाबर यहाँ से आया है और ये पूरा एरिया जो है इसने कब्जा रखा है। ये दिल्ली, ये आगरा, यहाँ तक ये आ गया है। और ये धीरे धीरे ये यहाँ बिहार तक आ गया था थोड़ा सा। और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे राजपूताने में भी इसने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। और इस तरह से यहाँ पे चंदेरी में भी थोड़ा सा इसने एमपी के साइड में और परमाणु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया था। तो इस तरह से 1530 तक आते आते जो इंडिया का जो मैप हमें देखने को मिलता है वो ये रहता है। यानी बाबर की डेथ के बाद जब हुमायूं आता है, राइट, तो हुमायूं के टाइम पे ये मैप रहता है। और लेकिन ये मैप बदल जाता है। मैप थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे इस समय बहादुर शाह नाम का एक गुजरात की डायनेस्टी रूल करती है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात की डायनेस्टी रूल कर रही है
और ये ऊपर जस्ट मुग़ल बैठे हैं और यहाँ पे चित्तौड़ है, राइट। बहादुर शाह क्या करता है कि 1533-34 के आसपास चित्तौड़ पे हमला कर देता है और ये एरिया अपने कब्ज़े में ले लेता है, राइट। तो ये तो गुजरात का केस हो गया। अब बिहार में क्या चल रहा है, बिहार का अलग केस चल रहा है। बिहार में यहाँ पे अब शेरशाह का एरिया बढ़ रहा है और शेरशाह जो है वो यहाँ पे होते होते धीरे धीरे बिहार में अपना बढ़ाते जाता है, झारखंड में अपना एरिया, और कुछ कुछ एरिया वो मुग़लों से छीनते जाता है, ठीक है। हालांकि वो कह रहा है कि और इस टाइम तक वो चुनार तक पहुँच गया है। ये आपका ईयर है आपका 1536 का, ठीक है। 1536 तक आपका ये मैप रहता है। इस समय तक शेर खान जो है यहाँ पे पोजीशन रहता है। तो फिर इसी बीच में वो क्या करता है, शेर खान क्या करता है कि इसी बीच में धीरे धीरे वो बंगाल में भी अपनी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड कर लेता है और बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्ज़ा कर लेता है। और ये एक 1539 तक का जो नक्शा हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। लेकिन इस बीच में हुमायूं क्या करता है कि हुमायूं इस बीच में क्या करता है कि हुमायूं इस बीच में गुजरात पे दोबारा से अटैक कर देता है। और जो हुमायूं अटैक करता है तो उसके अटैक के बाद जो गुजरात का जो नक्शा हमें निकल के आता है, उस वक्त तक गुजरात का या पूरे इंडिया का उस समय नक्शा हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। 1539 तक। लेकिन यहाँ से अब सिचुएशन बदलने लगती है। हुमायूं ये सोच रहा है कि अब वो ईस्ट की तरफ बढ़ के इस चुनार को क्रॉस करके, हुमायूं का मंसूबा ये रहता है कि ईस्ट को क्रॉस करके वो यहाँ पे आके और धीरे धीरे जितना भी शेरशाह ने ये एरिया कब्ज़ा किया है इस तरह से इसको कब्ज़े में ले लेगा, राइट। उसका यही मंसूबा रहता है और वो कुछ ऐसा मैप बनाने की ख्वाहिश रखता है, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, होता इसका ठीक उल्टा है। जब शेर खान आता है तो वो बंगाल का तो इतना से लेता ही लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे अब बिहार से आगे बढ़ने लगता है और यहाँ तक पहले पहुँचता है। फिर उसके बाद अब ये कन्नौज में भी 1540 तक, अब यहाँ तक 1540 तक स्थिति ये बन जाती है। और फिर 1540 आते आते जब स्थिति होती है तो वो यहाँ तक हो जाता है, यानी कि ये 1540 की स्थिति है। और 1540 में जो है ये पूरी तरह से हार जाता है। तो अब क्या होता है कि अब कम से कम जितना ये हुमायूं का पीछे काटने लगता है, खदेड़ने लगता है, ठीक है। पहले यहाँ से खदेड़ता है, फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में चला जाता है और यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया अफ़गान एम्पायर के अधीन आ जाता है, ठीक है। ये अब हो गया 1540 से 45 के बीच तक। तो ये कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में ये और राजपूताने में भी हमला करता है। तो राजपूताने में हमला करने के बाद ये यहाँ पे भी अपना एम्पायर बढ़ा लेता है, ठीक है। तो एक तरह से ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, राइट। और गुजरात में ऐसा कोई बहादुर शाह की जो डेथ के बाद इतना कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, तो ये रहता है। बाकी यहाँ पे जो रहता है, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट में ये हमेशा सजग रहता है। ये किसी भी एरिया में मुग़लों को इतना ज़्यादा वो रखने देता नहीं है।
और हुमायूं भी बेचारा जो है यहाँ से हट के अब पर्शिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पे बन जाती है। तो इन 5 सालों में ये इतना अचीव कर लेता है, और इतना अचीव करने के बाद ये जो है वापस से जब अब एडमिनिस्ट्रेशन को आता है, संभालता है, तो फिर हमें ये जो है ऐसा मैप हमें देखने को मिलता है, राइट। तो वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये शेरशाह के बारे में मैंने बताया था। फिर शेरशाह मैप में थोड़ा सा और जाते हैं। असल में मेरा मकसद है कि मैप का यूज़ करके आपको हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैप को समझ लिए तो हिस्ट्री के जो फेजेस चेंजेस ऑफ फेजेस होते हैं वो आप अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो ये मेरा नया चीज़ है, नॉवेल चीज़ है। तो अब 1545 तक तो स्थिति यही रहती है, और 1500 ये स्थिति अब 1555 तक भी जाएगी, 1553 तक एक्चुअली, राइट। लेकिन यहाँ से स्थिति अब बदलने लगती है। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो अब नीला नीला जो एरिया अब आपको दिख रहा है वो फेड होने लगेगा। फेड होने लगेगा कहाँ से? फेड होने लगेगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से, फिर यहाँ से। अब यहाँ पे ये सब फेड हो गया, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ से वापस आएंगे मुगल्स, राइट। ये नीला एरिया जो है यहाँ पे वापस से अब मुगल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे अब हुमायूं आ गया है, इसमें भी कब्ज़ा कर लिया, यहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया, और धीरे धीरे ये दिल्ली और आगरा पे भी कब्ज़ा, हिमाचल प्रदेश पे भी कब्ज़ा कर लिया है, और यहाँ से हटे, और यहाँ पे हुमायूं फिर से काबिज़ हो गया। यहाँ पे फिर से हटे, यहाँ से भी हटे, यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं हटे, बिहार में अभी भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया जो है इनके हाथ से निकल गया था, अफ़गानों के हाथ से। यहाँ पे अभी भी अफ़गान थे, ठीक है, यहाँ पे नीला वाला पोर्शन अभी भी इनके पास था। लेकिन 1556 तक आते आते स्थिति ये हो गई थी कि ये यहाँ तक इनका ये पोजीशन पहुँच गया था 1556 तक। ये आपका 1556 का मैप है, राइट। 1556 का ये आपका मैप है। 1556 के बाद से हुमायूं की डेथ हो जाती है, और हुमायूं की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, और मुग़ल एम्पायर हमें कुछ वापस से ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि अगेन यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। ये हमें कुछ ऐसा मुग़ल एम्पायर देखने को मिल जाता है। 1560, तो ये 1556 में अकबर का टाइम आता है, तो ये अकबर के टाइम फ्रेम तक आता है। अकबर का टाइम फ्रेम ये रहता है, राइट। अकबर क्या करता है अपने टाइम पीरियड में कि अकबर अब धीरे धीरे राजपूताना के कई कई सारी एरिया को कब्जाने लगता है, और एक टाइम पे आते आते ये पूरे राजपूताना को कब्ज़े में ले भी लेता है, बस थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के। फिर यहाँ पे भी एरिया में कब्ज़े लेता है। मीनवाइल यहाँ पे ये पूरा जितना भी नीला नीला रहता है, ये एरिया पूरा फिर से मुग़ल एम्पायर के अंडर में आ जाता है। और 1605 तक स्थिति ये रहती है कि गुजरात भी आ गया है, और एक बड़ा पोर्शन नॉर्थ इंडिया का आ गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब जो है
ये एम्पायर खाली हो गया है, विजयनगर एम्पायर अब ख़त्म हो चुका है, राइट। और उसकी जगह पे दक्कन की जो सल्तनत रहती है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब मुग़ल एम्पायर जो है 1605 तक स्थिति ये आ गई है कि अब ये यहाँ तक इसकी सरहद महाराष्ट्र से टच करने लगा है। और इसी टाइम पे जो हमें और नए नए इलाके देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे अहमदनगर का हो गया, ये अहमदनगर हो गया। इसके नीचे हमें देखने को मिलता है बीजापुर, ये बीजापुर हो गया, ठीक है। बीजापुर इतना ये एरिया नहीं था एक्चुअली में। बीजापुर का जो एरिया था आपका, ये आपका एरिया था, ये बीजापुर है, ठीक है। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ हिस्सा कर्नाटका का। और ये आपका जो है ये आपका हो गया गोलकुंडा का। तो 1605 तक का जो हमें नक्शा दिखाई देता है कुछ, वो कुछ ऐसा होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में अब मुग़ल छा गए हैं, और ये इंडिया एट द टाइम ऑफ 1605, यानी कि जहांगीर के टाइम पे। और यही कमोबेश यही नक्शा थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ शाहजहाँ के टाइम पे भी रहता है। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे आते आते ये नक्शा बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये नक्शा फिर जो चेंज होता है, तो 1707 तक औरंगज़ेब की डेथ के बाद, औरंगज़ेब की डेथ तक जो नक्शा हमें देखने को मिलता है, वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब जो है ये पूरा एरिया यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो अब मुग़ल एम्पायर के अंडर में ना आया हो। तो 1605 तक, सॉरी 1707 तक जो इंडिया है वो अब ये है, ठीक। ये इंडिया एट द टाइम ऑफ 1707। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैप को समझाने के चक्कर में आज ज़्यादा मैं क्वेश्चन डील नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन तक डील कर लूँगा, राइट। तो वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये तो इसका आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।